अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी लेक्चर नंबर 32। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 31 में लाइन इंटीग्रल के बारे में कर रहे थे। अब इस लेक्चर में भी थोड़ी एग्जांपल्स और उसी टॉपिक को लेकर हमने चलना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊँगी, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैं काफ़ी टाइम जो है इस पर लगा चुकी हूँ कि आपको समझाने में कि हमने लाइन इंटीग्रल को पाथ वाइज कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। और यहाँ पे लूप बना हुआ है, इट मीन्स कि ये क्लोज्ड कर्व है। वेयर सी इज़ द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल, सी जो है वो बाउंड्री है। ए इज इक्वल टू 0 1 0, बी इज इक्वल टू 3 0, सी इज इक्वल टू 3 2 एंड डी इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड इंसर्ट C1 C2 C3 C4। पहले हमने डायग्राम बना देनी है, ठीक है। सिंपल हमें यहाँ पे दिए हुए हैं पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 0 है तो इट मीन्स के x जो है वो 1 होगा, ठीक है। और x जो है वो 1 होगा और y जो है वो क्या है 0 है, ठीक है। b में क्या है, b में x 3 है y 0 है। c में क्या है, c में जो है x 3 है और y 2 है, ठीक है। इट मीन्स के यहाँ पे आ जाएगा। और d में क्या है, d में x 1 है, मतलब कि वापस जा रहा है, और y जो है वो क्या है वो 2 है, ठीक है। और यहाँ से फिर वो वापस जाएगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, पहले तो हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने इवेलुएट करना है आई को, यानी लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। पहले हम I1 I2 I3, अब हमने आई फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जितने भी लाइन इंटीग्रल्स हैं इन सबको हमने प्लस करके फिर हमारा लाइन इंटीग्रल पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हो जाएगा ABC1 में y 0 है, क्योंकि देखें C1 क्या है, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करना होगा और y जो है वो 0 हो जाएगा, dy भी 0 है, ठीक है। तो I1 हमारा 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी y जो है मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी y मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों 0 हो जाएंगे। इट मीन्स के C1 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह से C2 देखें, C2 में x जो है वो क्या है, x जो है वो 3 है। और क्योंकि ये देखें पैरेलल टू y एक्सिस है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और कांस्टेंट जो है वो x के लेंगे, ठीक है। तो x यहाँ पे 3 है और dx हमारा क्या है, dx जो है वो 0 है, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। और y की लिमिट्स देखें, y की लिमिट्स क्या है, 0 to 2 है, क्योंकि ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अच्छा, 0 to 2 है तो हमने वो सारी यहाँ पे वैल्यूज़ डाल लेनी है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास I2 आता है 4 2/3, ठीक है। अब C3 में देखें, C3 में हमने जाना है। C3 में देखें वो किसके पैरेलल है, x के पैरेलल, ठीक है। इट मीन्स हमने y की वैल्यूज़ लेनी है। y इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब देखें यहाँ पे y किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 2 एंड dy इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वेशन में, जो हमारी ये वाली इक्वेशन ऊपर दी हुई है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आपने ये गिवन इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है C3 जो है वो -8 के इक्वल आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन सारा मैंने आपको मेथड सिखाया है, फिर भी थोड़ा साथ साथ बता रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। DA हमने अब C4 फाइंड करना है। अब C4 देखें, C4 जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। इट मीन्स हमने इसको इंटीग्रेट किसके करना है, विद रिस्पेक्ट टू y करना है और कांस्टेंट हम x का लेंगे, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 1 हो गया और dx क्या हो गया, 0। वो वैल्यूज़ हमने पुट करनी है और देखें लिमिट्स क्या आ रही हैं, y की 2 to 0, ठीक है। 2 to 0 हमने लिमिट्स लिखनी, सारी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास आ गया -4 2/3। अब हमने क्या करना है, अब हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, जो जो वैल्यूज़ हमारी आई हैं उन सबको हमने प्लस कर देना है, ठीक है। आंसर हमारे पास आता है -8। इसको कॉपी पे सॉल्व करके देखें और सॉल्व करें ताकि प्रैक्टिस हो आपकी, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट है, रिमेंबर दैट अनलेस वी आर डायरेक्टेड अदरवाइज वी ऑलवेज प्रोसीड राउंड द क्लोज्ड बाउंड्री इन एन एंटी क्लॉक मैनर। जब तक हमें बताया ना गया हो या हमें डायरेक्ट नहीं किया गया हो कि हमने इसको क्लॉकवाइज मेथड में करना है, ठीक है। क्लॉकवाइज मेथड का पता ना, इस तरह से जो मैनर होता है, इस तरह से जो मैनर होता है, जब तक हमें बताया ना गया हो कि हमें क्लॉकवाइज करना है तो हम हमेशा इंटीग्रेशन क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लाइन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। अभी तक जो हम लाइन इंटीग्रल कर रहे थे उसको हम क्या कर रहे थे, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू
उसके जो कंपोनेंट्स है उसके हिसाब से हम उसको इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है, लाइन इंटीग्रल फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ एस से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताई थी इससे पहले। और यहाँ पे अब हमने जो इंटीग्रेट करना है वो हम विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ करेंगे। यहाँ I इज़ इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ एफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी एस ओवर द पाथ ए बी इज़ इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ओवर द पाथ ए बी, ठीक है। ये हमने बात पहले ही कर ली थी कि ये दोनों जो है ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एफ टी डिनोटेड द टेंजेंशियल फोर्स अलॉन्ग द कर्व सी एट द सैम्पल पॉइंट के एक्स वाई। एफ टी क्या करता है, एफ टी जो है वो डिनोट करता है टेंजेंशियल फोर्स को अलॉन्ग द कर्व, ठीक है। हर कर्व पे पार्टिकल पे जो टेंजेंशियल फोर्स लगती है ना उसको यहाँ पे एफ टी जो है वो डिनोट कर रहा है। The same kind of integral can of course relate to any function f(x,y) which is a function of the position of a point on the stated curve। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है ना ये पॉइंट्स आपके उसमें आ सकते हैं, MCQs में आ सकते हैं, तो ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस करने हैं। हमने यहाँ पे एफ टी की जगह क्या लिख लिया, एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि फ़ंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का है, और हम इसको विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ अब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो सारी सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमें सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, और ये याद रखना है कि डी एस ओवर डी एक्स इज़ इक्वल्स टू, ये भी MCQs में आ सकता है, डी एस ओवर डी एक्स इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा फार्मूला आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस फुल टर्म को, डी एस वाली टर्म को विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लिया है। ये हो गया इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एस ओवर अ कर्व सी इज़ इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स ओवर द पाथ फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला आ गया। अब हमने जो इंटीग्रेशन करनी है, जहाँ पे हमें आर्क लेंथ से हमें कोई कर्व नहीं दिया होगा, हमें आर्क लेंथ से फाइंड करना है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज हो होंगे कि हमें क्या पता कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो सिंपली जब आपको कर्व के लिए फार्मूला दिया हो ना, जैसे हमें ऊपर दिया हुआ था कर्व इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो उस तरह से करें। यहाँ पे अब यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, डी एस लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ आपने सॉल्व करना है, ठीक है। और कोई आपको कर्व भी नहीं दिया हुआ, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, कर्व भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर उन्होंने डी एस लिखा हुआ है ना, तो डी एस का मतलब क्या है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ फाइंड करना है। अगर उधर उन्होंने पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई की फॉर्म में हो, यानी डी एक्स प्लस डी वाई वाली फॉर्म में आपको दिया हो क्वेश्चन, तो उसको आपने क्या करना है, उस तरह से जो हम इससे पहले इंटीग्रेट करते हैं ना जिस मेथड से, उस मेथड से इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ पे डी एस लिखा हुआ है, इट मीन्स आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया सी इज़ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 0 टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने पहले क्या करना है, हमने पहले इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, मैंने आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा हुआ है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। और m क्या होता है, y1 माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स दिए हमें, ये x नॉट वाई नॉट है, ये x1 y1 है, ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा y का 2x, ठीक हो गया। अब डी वाई ओवर डी एक्स को देखें तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आता है, 2 आता है। तो हमें अब जो फार्मूला में चीज़ें चाहिए वो हमें मिल गई हैं, तो हमने लिख लिया डी एस ओवर डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो डी एस ओवर डी एक्स का फार्मूला है स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या था, 2 था, डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स का जब स्क्वायर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, एंड 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो डी एस ओवर डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 5। अब हमने लिख लिया इंटेग्रल इज इक्वल्स टू I इज़ इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ 0 to 1 इंटू 4x प्लस 3xy डी एस इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया 4x प्लस 3xy और स्क्वायर रूट 5 dx, ds के जगह हमने क्या लिख लिया, स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे हमने ये जो y दिख रहा है ना, इसको भी तो चेंज करना है, ठीक है। और y का हमारे पास यहाँ पे क्या था, इक्वेशन क्या बनी थी, 2x, तो y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2x पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 4x प्लस 6x स्क्वायर स्क्वायर रूट 5x dx, और फिर इसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट 5 आंसर आएगा, ठीक है। मैंने इसको शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि इसमें इतना कुछ बताने वाला नहीं है, और इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें एज सच इतना मुश्किल कुछ भी नहीं था, ठीक है। बट इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा।
अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस इससे पहले भी हमने किया था कि हमने एक फॉर्म को दूसरे पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स वाई जो है उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, जैसे एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ टी है, वाई भी फंक्शन ऑफ टी होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक एक्स और वाई जो है वो फंक्शन ऑफ टी होंगे तो उस हिसाब से हमें उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो डी एस ओवर डी टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल डी एस इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डी टी, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होगा डी एस के लिए, कब, जब हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन यानी x भी फंक्शन ऑफ t होगा और y भी फंक्शन ऑफ t होगा, तब हम यूज़ करेंगे इसको, ठीक। I इज इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ एक्स वाई डी एस ओवर द कर्व c इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स वाई स्क्वायर रूट डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी स्क्वायर डी टी होल स्क्वायर रूट T1 टू T2, ठीक है। हमारी लिमिट्स जो हैं वो क्या होंगी, जो हमारा पाथ होगा वो T1 टू T2 होगा, यानी हमें फुल जो हमारा इंटेग्रल है उसको इन टर्म्स ऑफ T बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं इवेलुएट I इज इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ 4xy ds where c is defined as the curve x is equals to sin t and y is equals to cos t। अब यहाँ पे देख लें x भी एक t का फंक्शन है और y भी एक t का फंक्शन है। इट मीन्स हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको देखना होगा कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आपने फार्मूला यूज़ करना है। और यहाँ पे लिमिट्स भी इन टर्म्स ऑफ t है तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ t सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू साइन टी। अब फार्मूला देखें, फार्मूला में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। फार्मूला में हमें चाहिए लिमिट्स, ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए डी एक्स और डी टी एंड डी वाई और डी टी, ठीक है। तो x हमारे पास गिवन है, उसका हम डी एक्स और डी टी फाइंड कर लेते हैं। y भी गिवन है, उसका हम डी वाई डी टी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसका डिफरेंशियल फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, डी एस और डी टी या तो आप इसको इधर सॉल्व कर लें या यहाँ पे सॉल्व करें, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। डी एस और डी टी फाइंड करना है तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स और डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई और डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। और स्क्वायर रूट 1 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो गया, डी एस जो है वो किसके इक्वल हो गया, डी टी के इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, साथ में डी टी आता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे हो गया T1 T2 एफ एक्स वाई स्क्वायर रूट, हमने फार्मूला लिख लिया, ठीक है। अब फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। 4 sin t cos t, अब 4 sin t cos t किधर से आया, ये था ना एक्स वाई, तो 4x की जगह sin t, y की जगह cos t dt, ठीक है। 0 to π/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हमें एक फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे देखें, इसको मैंने यहाँ स्टेप वाइज किया हुआ है। पहले आपने देखें, पहले फार्मूला लिखना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो गिवन है x और से डी एक्स डी टी फाइंड करें, y से डी वाई डी टी फाइंड करें, ठीक है। और ये देखें, जो मैं आपको कही थी कि आप इंटेग्रल के अंदर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप इस तरह करेंगे कि जो जो वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं, फार्मूला आपने पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें 4x की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे जो डी एक्स और डी टी स्क्वायर है यानी कॉस टी स्क्वायर, और डी वाई डी टी क्या था, माइनस साइन टी स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट कर दें, उसको सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा डी टी 4 sin t cos t, ठीक है। और ये हो गया 4 sin t cos t dt। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमने 2 बाहर लिख लिया और 2 sin t cos t अंदर लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला था 2 sin t cos t इज इक्वल टू sin 2t, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करने के लिए हमने एक 2 को बाहर कर दिया और एक 2 को वहाँ पे अंदर रहने दिया ताकि उसका फार्मूला हम चेंज कर सकें। क्यों किया हमने, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना और हमें कोई ऐसी बेस चाहिए ना जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 sin 2t dt, और इस तरह से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जगह माइनस cos 2t, और हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो π/4 जब हम उसको देंगे, वो सारी कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। और अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है डिपेंडेंस ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन।
हमें पता है पहले से, हम ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि अगर जब एक इंटीग्रेशन हो रही होती है और सेपरेट पार्ट्स हो रहे होते हैं तो उसका जो लाइन इंटीग्रल है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है, हमेशा नहीं होगा। लेकिन अब हम एक ऐसा केस पढ़ेंगे जिसमें जो लाइन इंटीग्रल है वो क्या होगा, वो किसी भी पाथ से हम उस पॉइंट तक पहुँचेंगे उसका लाइन इंटीग्रल बिल्कुल सेम आएगा, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि वो क्यों है। अच्छा, फर्स्ट है आई इज़ इक्वल टू, हमें ये देखें एक ही फॉर्म हमें दी हुई है, हमें पॉइंट्स बताए हुए हैं और यहाँ पे हमें कर्व्स दिए हुए हैं। एक C1 कर्व है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, C2 कर्व है 2x, C3 कर्व है। अब C3 के पाथ्स हैं, ठीक है, 0 0 to 0 4 एंड y इज़ इक्वल टू 4 फ्रॉम 0 4 to 2 4, ठीक है। आपने पहले जो है फर्स्ट वाले कर्व को ड्रॉ करना है, देखें ये फर्स्ट वाला कर्व आ गया हमारे पास। उसी में C1 में जो हमारे कर्व्स के मेथड थे, आपको पता है कि इंटीग्रल हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उस तरह से इंटीग्रल की वैल्यूज़ लिख के सारा सॉल्व कर रहा है। इसी तरह बी में भी हमें यहाँ पे कर्व दिया हुआ है 2x, ठीक है, वो 2x यूज़ करके हमें dx का फाइंड करना है और उसी तरह से सारे जो हमारी लिमिट्स हैं वो लिख लेनी है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशंस करनी है, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 128। अच्छा, ये ना समझे बिल्कुल कि मैं जो है तो पहले सब कुछ समझा रही थी और अभी मैं स्किप कर रही हूँ, मैं स्किप बिल्कुल नहीं करी। ये जो है इस पे मैंने, इन क्वेश्चंस पे मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में तकरीबन 20-20, 25-25 मिनट लगा के हर एक स्टेप वाइज समझाया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है इसको आप ख़ुद करें, ठीक है, वरना स्टेप वाइज समझाने में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं सारा कुछ स्टेप वाइज समझा दूँगी ना तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। मैंने इसको क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, मुझे पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अगर आपने पिछले वाले स्टेप सीख लिए हैं तो आपको यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होगी सॉल्व करने में, ठीक है। आपने लाइंस कैसे फाइंड करनी है, आपको फार्मूलाज गिवन है, अगर नहीं है तो आपको फाइंड करना आता है, सारा मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व खुद करना है। अच्छा, सी में है, अब इसमें हमारे पास पाथ्स हैं, ठीक है। C3 में एक पाथ है, यहाँ से पहले अलॉन्ग द y एक्सिस है और फिर अलॉन्ग द पैरेलल टू x एक्सिस हमारी लाइन जा रही है, ठीक है। पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और ठीक है। अब हमने पहले इसकी डायग्राम स्केच करनी है, फिर आपको पता है कि क्या करना है। जब हमारे पास लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो हम क्या करते हैं, हमारी जो टर्म्स होते हैं वो x इज़ इक्वल टू 0 और dx इज़ इक्वल टू 0 होती है, और जब पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो फिर हम y को कांस्टेंट लेते हैं और dy को 0 के इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो वो वाली वैल्यूज़ लेके सारी सब्स्टिट्यूशंस आप कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये देखें सबका आंसर आ रहा है, I1 का आंसर भी 128 आ रहा है, I2 का आंसर भी 128 आ रहा है और I3 का आंसर भी 128 आ रहा है। अब ये क्योंकि यहाँ पे हमने एक ऐसे एग्जांपल किया, वी टुक 3 डिफरेंट पाथ्स एंड इन ईच केस द लाइन इंटीग्रल प्रोड्यूस्ड द सेम रिज़ल्ट। हमने 3 डिफरेंट पाथ्स लिए थे लेकिन इंटीग्रल का जो रिज़ल्ट था वो बिल्कुल सेम था। Therefore that in this case the value of integral is independent of the path of integration taken। अब ये वाला जो केस है इसमें ये जो इंटीग्रल था वो इंडिपेंडेंट था पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के। अब क्यों इंडिपेंडेंट था वो यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखें, इसका अगर आप इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ये, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे है, पी डी एक्स है ना, पी डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करें तो क्या बनता है। यहाँ पे देखें हमारे पास अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम q dy, ये q dy है ना, q dy को हम विद रिस्पेक्ट टू क्या इंटीग्रेट करते थे, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 6, x जो है वो क्या बन जाएगा, x क्यूब जो है वो x स्क्वायर बन जाएगा और y जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए हमारा पी डी एक्स क्यू डी वाई जो है विद रिस्पेक्ट पी डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू y और क्यू डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x जो हमने की है, ठीक है, जो इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये जो है इनका वो डिफरेंशियल जो है वो एग्जैक्ट बनता है, ठीक है। तो ऑन रिफ्लेक्शन वी सी दैट इंटीग्रेटिंग ये जो है ये पी डी एक्स और क्यू डी वाई की फॉर्म है और इससे हमने पहले देखा हुआ था और ये क्या, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इसका फंक्शन क्या बनता है, हमने मेथड्स में पढ़ा ना पीछे वाले मेथड्स में कि हमने कैसे फाइंड करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर हो तो हमें उसका z का फंक्शन कैसे फाइंड करना है। तो वही वाले मेथड से अगर आप इसका फंक्शन फाइंड करेंगे ना, ये आपकी एक्सरसाइज
एक्सरसाइज है कि आपने उस मेथड से इसका फंक्शन फाइंड करना है। तो वो बनता है z इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। फॉर पार्शियल z और पार्शियल x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड पार्शियल z और पार्शियल x इज इक्वल टू 2x क्यूब वाई। ये देखें, ये पार्शियल z और पार्शियल y है और ये पार्शियल z और पार्शियल x है, ठीक है। जो आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल से फंक्शन ऑफ z फाइंड करने का मेथड सीखा था वो वाला यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि वो अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज भी आपको जल्दी समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा बहुत वही मेथड यूज़ करना है, ठीक है। दिस ऑलवेज हैपन्स इफ़ द इंटीग्रैंड ऑफ द गिवन इंटीग्रल इज सीन टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये बात आपने याद रखनी है कि ये बात होगी हमेशा अगर आपका इंटीग्रल जो है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। दैन द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट टेकन एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। जो हमारे एंड पॉइंट्स होंगे सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा, उसके अलावा जो है कोई भी चेंज यहाँ पे कोई भी अगर पाथ होगा, चाहे हम इस पाथ से जाएंगे, चाहे हम ऐसे लाइन उससे जाएंगे, ठीक है, चाहे हम स्ट्रेट जाएंगे, चाहे हम इस तरह का कर्व लेंगे, कोई भी कर्व अगर हम लेंगे, लेकिन वो जो है जो हमारा लाइन इंटीग्रल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पाथ होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो बात है आपने याद रखनी है, ये MCQs में आ सकती है और इम्पॉर्टेंट भी है कि हमेशा तो लाइन इंटीग्रल का रिज़ल्ट जो है वो एक नहीं होता, लेकिन जब लाइन इंटीग्रल जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, ठीक है, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, तो तब जो है उसका जो पाथ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, उसका लाइन इंटीग्रल जो है वो बिल्कुल सेम आएगा सब हर पाथ से, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो तो आपको डायरेक्ट इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाया करेगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।